की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया दीपाली आपका। तो हमारे बीच सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद हैं और कृषि मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में कृषि का बहुत विकास हो रहा है, चाहे जीएसडीपी की बात हो उसमें, कृषि क्षेत्र के योगदान की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में कृषि एक वक्त में बीमारू प्रदेश कहा जाता था, तो उसमें कृषि का भी योगदान था क्योंकि उसमें विकास नहीं था, लेकिन उसमें भी जबरदस्त विकास हुआ है। जहां पर 5% डेवलपमेंट था कृषि में, वो अब 15% से ऊपर पहुंच गया है। इसमें सूर्य प्रताप शाही जी का बहुत बड़ा योगदान है। सर, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड आपने अप्रैल के पहले महीने में गेहूं खरीद का आपने बना दिया, ये कैसे संभव हुआ सर, और क्या प्लानिंग है आगे गेहूं खरीद के लिए? सर माइक प्लीज। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फरवरी महीने में ही ये विचार हुआ कि गेहूं की खरीद अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और उसके लिए रणनीति बना करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका कोई लक्ष्य नहीं होगा। यद्यपि भारत सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किए थे, लेकिन हम लोगों ने 60 लाख मीट्रिक टन करने के मंशा से उन्होंने कहा इसकी सीमा न हो, हम लोग जितनी खरीद सकते हैं खरीदें। और उस दृष्टि से लगभग 6000 क्रय केंद्र खोले जाने के संदर्भ में एक मोटे तौर पर निर्णय हुआ था। लगभग 5500 क्रय केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं। क्योंकि हम लोगों ने समय से पहले ही क्रय केंद्र खोलने के निर्णय कर दिए थे, तो कुछ उसकी आलोचना भी हुई कि क्रय केंद्रों पर गेहूं अभी नहीं आ पा रहा है, खाली हाथ है, और इसकी काफ़ी मीडिया ने चर्चा की। लेकिन बावजूद उसके जब गेहूं कट करके और आनी शुरू हुई है, तो लगभग प्रतिदिन 20 से लेकर के 25,000 मीट्रिक टन की तौल हो रही है, और 1.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर की परसों तक हो चुकी थी। कल परसों में मौसम खराब हुआ है, इसके नाते उसके भीतर कुछ शिथिलता आई है। मौसम ठीक होगा तो फिर उसको आगे की ओर बढ़ाई जाएगी। कृषि मंत्री जी, एक चीज और जानना चाहिए। अभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और आपने फैसला किया कि 100 क्विंटल तक जो गेहूं खरीद जो है बिना सत्यापन के, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे किसान इसका फायदा ले सकता है? देखिए, पिछले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी फसलों के जो जिन्स होते हैं उनका एमएसपी पर बहुत अच्छी कीमतें निर्धारित की हैं। 2014 में गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये के करीब थी जी, और इस वर्ष की एमएसपी 2425 रुपये रखी गई है। इसी तरीके से गेहूं की एमएसपी 1310 रुपये थी, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से वो पिछले साल 2285 रुपये कुंटल के हिसाब से हुई, और आगे 2325 रुपये के हिसाब से होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की व्यवस्था कराएंगे और 1.5 गुने से ज़्यादा लागत के 1.5 गुना प्रॉफिट किसान को देंगे, तो वह उन्होंने अपने उस वादे को पूरा किया है। और राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में निरंतर हम ये प्रयत्नशील हैं कि राज्य के भीतर जितने भी उत्पाद होते हैं उनके खरीद की हम लोग समुचित व्यवस्था करें। योगी जी के आने के पहले गेहूं और धान को खरीद के अलावा किसी जिन्स की खरीद नहीं होती थी। बिल्कुल। हम लोगों ने ये प्रयास करके 2018-19 से हमने दलहन की भी खरीदारी शुरू की, चना मसूर की, सरसों की भी खरीदारी शुरू कराया है, अब मूंगफली की भी खरीदारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से राज्य के भीतर जो भी उत्पाद किसान पैदा कर रहा है और अच्छी मात्रा में पैदा कर रहा है, उसके खरीद की हम लोगों ने व्यवस्था बना करके रखी है। इस साल भी अभी हमने धान और गेहूं के साथ साथ चना, मसूर और सरसों और राई, इन 4 चीज़ों के खरीद की हम लोगों ने व्यवस्था बना करके रखी है, जैसे किसानों को उनके परिश्रम का बेहतर कीमत उनको मिल सके, और सरकार उस लिए प्रतिबद्ध है और उस काम को कर रही है। हम लोगों ने पिछले वर्षों में मक्के की खरीद भी कराई है, ज्वार की भी कराई है, बाजरे की भी कराई है, जो जायद की फसलें थी उनकी भी खरीदारी हम लोगों ने कराई। तो ये हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि किसानों से जितना खरीद कर सकते हैं उतना खरीदें, और उसका परिणाम ये हुआ है कि मार्केट में आज उसकी कीमतें भी अच्छी हुई हैं, और किसान अब सिर्फ एमएसपी के दुकान पर जाने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बाजार का भी
मार्केट फोर्सेज मार्केट को कंट्रोल करें, ये सबसे आवश्यक होता है और वही अच्छी अर्थव्यवस्था होती है। उस दिशा में यह प्रयास जो किया गया है उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि इनकी कीमतें ज़्यादा बाज़ार में मिलती हैं, तो वो मिले, हमें कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। लेकिन पीडीएस जो हमारा चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हम खरीदारी की व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं। सर, ये जो बार बार वेदर चेंज होते हैं, इसकी वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी आपने गेहूं का तो बताया, गन्ने का भी रहता है, लेकिन जो सब्जियां जिनके पास होती है, जो सब्जियां बोते हैं, ऐसे किसान भी काफ़ी परेशान होते हैं। और अभी जो हाल ही में ओलावृष्टि हुई है, इसके लिए फिर क्या आगे कदम उठाए गए हैं? इन सबके लिए सुरक्षा कवच किसान को भारत सरकार ने दे रखी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के उपज का बीमा कराए जाने का उसके भीतर एक व्यवस्था बना करके रखी है, जिसके भीतर खरीफ के फसलों में 2% प्रीमियम दिए जाने पर, यानी 100 रुपये में 2 रुपये का प्रीमियम होगा, तो किसान का उसके फसल की जो वैल्यू बैंक के द्वारा निकाली जा रही है उसका बीमा उस धनराशि का हो बिल्कुल, जाता है, फसल कवर हो जाती है। फसल कवर की जाती है। और इसी तरीके से गेहूं में 1.5%, रबी के सीजन के फसलों पर 1.5%। मुझे तमाम प्रयास करने के बावजूद भी हम किसान को उतना इस बारे में जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी प्रीमियम देना नहीं चाहता। पहले अनिवार्य रूप से जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से या अन्य बैंक, अधिसूचित बैंकों से जो केसीसी कराते थे, किसान क्रेडिट कार्ड, और उसके ऊपर लोन लेते थे, उनके लिए पहले अनिवार्य करके व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन कई जगहों के किसानों ने इस बात की मांग शुरू किया कि गन्ने की फसल की क्षति पादेवी आपदा से बहुत कम होती है, इसलिए आप गन्ने को हम इस परिधि से बाहर कर दीजिए। तो हम लोगों ने गन्ने को उसकी परिधि से बाहर कर दिया। फिर किसानों ने कहा कि साहब इसको अनिवार्य रूप से आप इसको मत लागू करिए, इसको ऐच्छिक कर दीजिए। तो उस पर भी हम लोगों ने सहमति दे करके और उसको ऐच्छिक कर दिया कि जो किसान बीमा कराना चाहते हैं वो बीमा कराएं। अब जब से ऐच्छिक हुआ है, उदाहरण के रूप में मैं ये कहूँ कि प्रदेश के भीतर 2,62,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हर 4 महीने पर उनको उसकी किस्त पहुंच रही है। लेकिन बीमा कराने वाले वो जो किसान थे, पिछले साल जिन किसानों ने बीमा कराई है, उनकी संख्या 12 लाख के करीब है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी ही आपदा के लिए, कि जो दैवीय आपदाएँ आती हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार के माध्यम से किसानों के लिए एक सरल व्यवस्था बना रखी है, जिसमें किसान अपने फसलों का बीमा यदि कराते हैं तो उनकी क्षति की उसके माध्यम से भरपाई की जा सकेगी। दूसरा, जो सब्जियों की चर्चा आपने किया है, उसके लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है और उसके भीतर 5% प्रीमियम दिया जाना होता है, क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप के लिए उसकी अवधि भी कम है और उसके लिए प्रीमियम की राशि 5% है। और उसमें किसान उत्तर प्रदेश के भीतर कुल मुझे लगता है कि 15 से 16 हज़ार किसानों ने बीमा करा करके रखा है। मैं गाजीपुर ज़िले के भीतर एक बार गया था और जब वहाँ पर रुका था, ग्रामीण क्षेत्र में रुका था, तो उस दिन चक्रवात आया और चक्रवात आने से केले की फसल काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैंने जब किसानों से पूछा कि आपने बीमा कराया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बीमा नहीं कराया। तो हमें आपदा के कारण उनको कुछ क्षति तो देनी पड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या मौसम आधारित बीमा योजना से वो अपने को बीमित कराते हैं, तो उनको काफ़ी अधिक उनके क्षति की पूर्ति की जा सकती है। और पिछले वर्षों में 50 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को हम लोगों ने लगभग 5500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से क्षतिपूर्ति राज्य के भीतर किया है। तो ये आपदा तो बता के नहीं आती। अब एक धारणा ये है, जैसे वो कहते हैं साहब हम बीमा कराते हैं, हमको क्षति नहीं मिली। जब आपदा से जब आपकी फसल नुकसान होगी तभी जाकर के उसकी क्षतिपूर्ति होती है। अब आपने स्कूटर या गाड़ी का बीमा कराया, 4 व्हीलर का, और एक्सीडेंट नहीं हुई, तो आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं?
तो ये जानकारी किसानों को दिए जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि अब वो जिस दिन जागरूक हो किसान सर जाएगा एक तो चीज, उसको किसान उससे एक खबर और जानकारी चाहते हैं आपके माध्यम से, चूंकि कृषि मंत्री इस मंच पर मौजूद हैं और 2-3 दिन पहले जो मौसम खराब हुआ उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ और आपने भी कहा और मेरा भी सवाल यही था कि जो किसान सम्मान निधि जितने किसानों को मिलती है और कितने जितने किसान बीमा कराते हैं उनकी संख्या में आसमान जमीन का अंतर है। तो जो क्षति हुई है किसानों को, सारी किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए आपकी सरकार, आपका विभाग क्या कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने फसल बीमा नहीं ले रखा है तमाम प्रयासों के बावजूद, उनके लिए क्या आपका विभाग करने जा रहा है? देखिए, इसके लिए आपदा विभाग हमारा कार्यरत रहता है और आपदा विभाग के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का पहले ही दिन, बारिश के दिन, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जिन लोगों की इस आपदा की वजह से मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपए उनको प्रदान किए जाएंगे, उनके परिवारजनों को। इसी तरीके से जो दुर्घटना में घायल हैं उनको उसके अनुसार, कम दुर्घटना वाले को उसके अनुसार एक मानक भारत सरकार ने निर्धारित कर रखा है, उस मानक के अनुसार उनको क्षतिपूर्ति की जाएगी। जहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर भी इसका, वहाँ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो उसका सर्वे कराएंगे, सर्वे करा करके जो रिपोर्ट को भेजेंगे तदनुसार उसके ऊपर निर्णय सरकार कर सकेगी। सर एक चीज़ और है कि जब से आपकी सरकार आई फसलों के उपज में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ, करीब 20% का इजाफा हुआ। तो सरकार ने क्या किया, आपके विभाग ने क्या, चूंकि शुरू से आप ये विभाग संभाल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके विभाग ने, सरकार ने ऐसा क्या किया कि फसलों के उत्पादन में भी करीब 20% का इजाफा हो गया? प्रोक्योरमेंट में इजाफा जो हुआ है सो हुआ है, वो तो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं, लेकिन फसलों के उपज में कैसे इजाफा हुआ? देखिए, 20% की कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन का बढ़ना यह अपने में एक महत्वपूर्ण सफलता है और ये इन कारणों से हुई कि योगी जी की सरकार ने किसान भाइयों को समय से इनपुट उपलब्ध हो, इसके लिए हमेशा सुनिश्चित प्रयास किया है। हम लोगों ने इस बात की व्यवस्था किया कि किसानों को उन्नतशील बीज कैसे उपलब्ध हो। बीज सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खेती का और उनको अच्छा बीज मिलना चाहिए, इसलिए निरंतर हम लोगों ने प्रयास इस बात का किया है कि किसानों को अच्छे बीज सुलभ हों। इसके साथ साथ उनको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, वो खाद समय से उनको मिल जाए और उन्हें किसी तरीके की उसके लिए परेशानी न हो, इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास करके विभिन्न ऐसी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को जो 30-40 वर्षों से शिलान्यास हो गए थे, कुछ निर्माण हो गया था, छूट गया था, जैसे सरजू नहर परियोजना को ही आप उठा करके देख सकते हैं। तो मध्य गंगा नहर परियोजना थी, बाणसागर परियोजना थी, अर्जुन बांध परियोजना थी। तो इन सारे परियोजनाओं को मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात करके भारत सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने मिल करके इन परियोजनाओं को पूरा कराने का काम किया, जिससे राज्य के भीतर लगभग 25 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ी है। तो स्वाभाविक रूप से कम सिंचाई के भीतर उनकी आसान सिंचाई के माध्यम से उनकी सिंचाई की सुविधा भी बढ़ गई। इस बीच में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किसानों को कुसुम सोलर पंप योजना के माध्यम से 40% किसान की हिस्सेदारी, 60% अनुदान देकर के हमने उनको सोलर पंप लगाए, जिसमें 85,000 के करीब किसान भाइयों के खेतों पर हमारे सोलर पंप लगे हैं, जिनसे उनको लगभग 2 हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा उनको निःशुल्क प्राप्त हो रही है। पिछले वर्षों में योगी जी की सरकार ने इस बात का निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो किसान अपना बिजली के द्वारा निजी नलकूप संचालित करते हैं, उनको भी 2024 के विधानसभा के चुनाव के बाद, ये हम लोगों ने घोषणा की, 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद ये हम लोगों ने उसके भीतर संकल्प पत्र के भीतर रखा था कि हम उनकी बिजली को निःशुल्क कर देंगे, माफ़ कर देंगे। और उस दृष्टि से पहले साल 50% की और अगले साल से पूरी की पूरी वो राज्य के एक्सचेकर से हमारी सरकार बिजली विभाग को पैसा ट्रांसफ़र कर रही है, खास कृषि विभाग की ओर से कर रही है, जिससे किसानों को आज लगभग 16 लाख किसानों के निजी नलकूपों के बिल, बिजली बिल उनको नहीं भरने होते, बल्कि उसको सरकार भर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इन प्रयासों की वजह से और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी जितने भी मौसम होते हैं, जैसे खरीफ के मौसम में या रबी के
रबी के फसलों के लिए या जायद के फसलों के लिए किसान पाठशाला के माध्यम से हमने किसानों को उसके लिए जागरूक करने का भी प्रयास किया है कि वो किस प्रकार की बीज लगाएं, वो पंक्तियों के भीतर जो है वो लगाएं, कृषि यंत्रों का वो इस्तेमाल करें। एक ही साथ जो हमारी सुपर सीडर या फर्टी सीड ड्रिल इस तरीके की जो हमारे नए आधुनिक कृषि यंत्राएँ हैं उसका इस्तेमाल राज्य में हम लोगों ने बढ़ाया है। और लाइन सोइंग का मतलब यह है कि किसान की लागत भी घटेगी और उसकी पैदावार भी बढ़ेगी और संतुलित मात्रा में उसको बीज और खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तकनीकी भी उनके तक पहुंचाए जाने का काम, और इसलिए राज्य के भीतर हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने 80% अनुदान पर भी कृषि यंत्र किसान भाइयों को सुलभ कराए हैं। तो राज्य के भीतर बड़े मात्रा में लगभग 4000 से ज़्यादा सुपर सीडर हमने किसान भाइयों के हाथों में डाला है। तो अब लगभग हर इलाके के भीतर ये धीरे धीरे लाइन सोइंग शुरू हुई है और लाइन सोइंग की वजह से भी हमारा प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा है। हम उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इस नाते निरंतर उसके लिए हम लोग अपनी रणनीति भी बना रहे हैं, उसकी सक्रियता भी बैठा रहे हैं और उनके डिमॉन्स्ट्रेशन भी कराते हैं। तो ये सारे प्रयासों से यह चीज़ संभव हो पाया है। मंत्री जी, ये भी मैं समझना चाहूँगी कि क्या अभी किसानों में इस फील्ड की कमी है, क्योंकि बाहर से हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि विदेशों से आके वो खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। यही हम यूपी में देखते हैं, जो किसान है वो वहीं तक सीमित है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर वो अपने घर में अपने बेटे को नहीं बढ़ाना चाहेगा, वो सोचता है कि वो आगे जाए पढ़े, लेकिन उसी विरासत को संभालने के लिए नहीं बढ़ रहा है। कठिन और दुरूह कार्य है, और जो प्रैक्टिस के भीतर है उसको जल्दी किसान बदलने नहीं चाहते हैं। अब आवश्यकता ये है कि आधुनिक परिवेश के भीतर जो खेती हो रही है उस खेती के साथ उनको जोड़ा जाए, और उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ये जो हमारा वर्ष चल रहा है यह कृषि विभाग के स्थापना का 150वां वर्ष है, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने लखनऊ में बैठ करके 1 वर्ष की रणनीति तैयार कराई है कि पूरा 1 साल किस प्रकार से किसानों को जागरूक किए जाने के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सभी 9 क्लाइमेटिक जोन के भीतर हम ऐसी प्रदर्शनियां लगाएंगे जिसके भीतर नई टेक्निक से लेकर के नए कृषि यंत्रों से लेकर के और नए उपकरण तक जो संभव हो सकता है वहाँ पर ले जाएंगे। वैज्ञानिकों के साथ उनका संवाद कराएंगे। जिन लोगों ने अच्छा अचीव किया है, अचीवर फार्मर्स का भी उनकी सक्सेस स्टोरी उनके बीच में रखेंगे, और ऐसे किसानों के खेतों पर भेज करके उनको दिखलाने का प्रयास भी करेंगे जिससे किसान आने वाले दिनों में अपने खेती के उस ट्रेंड को बदले। अभी बीच के काल में हरित क्रांति के चक्कर में हम लोगों ने धान, गेहूं और गन्ना 3 फसलों पर हम कंसंट्रेट हो गए। अब हमारा इन तीनों क्रॉप में हमारा देश जो है वो सरप्लस है, यानी हम 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क चावल और गेहूं उनको पिछले 6 वर्षों से दे रहे हैं। आप ये समझ सकती हैं कि सरकार के पास कितना बड़ा भंडार है। तो ये हमारे पास सरप्लस है। हमको ज़रूरत इस बात की है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, आज जिस तरीके का वैश्विक जगत के भीतर इकोनॉमी के भीतर एक बहुत बड़ा सवाल वहाँ पर खड़ा हुआ है कि आगे देश कैसे ग्लोबल इकोनॉमी चलेगी जब से यूएस का टैरिफ आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन परिस्थितियों में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे नहीं प्रभावित हो, इसके लिए भी किसान को सोचा जाना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं तिलहन का, ऑयल सीड का, हम पाम ऑयल को भी मंगाते हैं और मस्टर्ड सीड भी मंगाते हैं। तो हमको अपने प्रदेश के भीतर, अपने देश के भीतर सरसों की खेती को हम कैसे बढ़ाएं, समुद्री इलाके के किनारों के तट पर हम कैसे जो है पाम ऑयल की खेती को बढ़ाएं जिससे हमको मलेशिया अन्य देशों से हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से पल्सेज के लिए अब आप लोगों ने पिछले साल बहुत हल्ला मचाया कि मंत्री जी ने कह दिया कि अरहर की दाल की कीमतें 100 रुपया के करीब हैं। मुझसे सवाल किया था आप लोगों ने कि दाल की कितने रुपए की कीमत की है।
मैंने कहा था कि 100 रुपये किलो के करीब, औसत 100 रुपये किलो के करीब है। और दाल कई प्रकार की होती है, चने की भी दाल है, मटर की भी दाल है, मसूर की भी दाल है, अरहर की दाल है। लेकिन मीडिया ने उसको एक चीज़ को हाईजैक किया कि अरहर की दाल की कीमतों को मंत्री महोदय बता रहे हैं जो 140 150 के करीब, 40 से 50 के करीब की है, 100 रुपये की बता रहे हैं। देश भर में जितना आलोचना मेरा हो सकता था उसको कराने में आपने नहीं तब पूरी मंत्री जी मदद 150 कर नहीं दी। 200 से प्लस दाल की कीमतें थी, इसलिए लोगों मदद को आपने वो बात काफी चुभ मदद गई थी। किया। आपने काफी मदद किया, हमें उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं राहुल गांधी तो नहीं हूं कि मैं कह दूं कि आलू जो है वो फैक्ट्री से पैदा होती है। आलू भी खेत से पैदा होता है और अरहर भी खेत से पैदा होती है। अरहर को यदि हम अपने खेतों में नहीं लगाएंगे तो अरहर का दाल खाएंगे कैसे? यदि आम नहीं लगाएंगे तो बाहरी देशों से मंगा करके आप कितना आम खा सकते हैं? तो हमको इस बात का प्रयास करना है इस अवधि के भीतर कि जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो संकल्पना रखी है कि 2037 तक विकसित भारत बनाया जाना है, और इसलिए बनाना है कि हमको दुनिया का अग्रणी देश के रूप में खड़ा होना है। तो अग्रणी होने के लिए हमको जरूरी है कि हम जो है वो जो कृषि प्रधान देश भारत देश है, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह लगभग आज भी 70% लोगों की आजीविका किसी न किसी प्रकार से खेती के ऊपर चलती है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हमको दाल की खेती और हमको तिलहन की खेती जो हमारे राज्य के क्लाइमेट के हिसाब से हमको सूट करती है, वह लगाए जाने के लिए पिछले 3 सालों से योगी जी की सरकार प्रयास कर रही है। हम लोगों ने किसान भाइयों को लगभग हर साल 7-8 लाख किसानों को हमने निःशुल्क सरसों के मिनी किट दिए हैं, और इसी तरीके से दालों के मिनी किट दे रहे हैं। मूंगफली के भी मिनी किट उनको हमने उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि किसान जो ट्रेंड बन गया था कि सिर्फ वो गेहूं की या धान की या गन्ने की खेती करे, वो अब तिलहन की भी खेती करे, वो सरसों और राई भी लगाए, वो चना मटर मसूर भी लगाए। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस साल हम लोगों ने 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने ये आग्रह किया है कि अभी खरीफ की फसल शुरू होगी, लगाया जाना, अब जून महीने में अरहर लगाई जाएगी। आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों के भीतर अरहर की दाल खाने के लिए अरहर की खेती को आगे काफ़ी बड़ी मात्रा में वो लगाएं, जिससे उन्हें भी खाने को मिले और मीडिया के लोगों को भी मिल जाए। नहीं, दलहन और तिलहन के विकास के तो आपने बात की मंत्री जी, लेकिन हम चूंकि गोरखपुर और पूर्वांचल में बैठे हैं तो यहाँ की खास फसल है काला चावल, काला नमक चावल भी कुछ लोग कहते हैं, जो 300 रुपये किलो तक बिकता है। हम कुछ ई कॉमर्स से आप खरीदने की कोशिश करें, 300 रुपये चावल बिकता है, और वो पैदा होता है पूर्वांचल में ही, आपको पता है। उसके विकास के लिए क्या आपकी सरकार, आपका विभाग कुछ कर रहे हैं? देखिए, काला नमक चावल धीरे धीरे लुप्त हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सरकार ने, और ख़ास तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, योगी जी की प्रेरणा से, हम लोगों ने काला नमक चावल पर काम करना शुरू किया, और अब तो उसको EAI टैगिंग भी हो चुकी है। सिद्धार्थनगर में फोकस करके, चूंकि वो सिद्धार्थनगर के भीतर ही, वो भी उसके खास एरिया के भीतर, सौरतगढ़ से लेकर के और बबनी के बीच में जो एरिया है, वहीं पर असली काला चावल नमक होता है, जो आगे धीरे धीरे करके उसका प्रसार हुआ है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि वहाँ पर उसको और आगे से बढ़ाएं। वहाँ एक हम लोगों ने उसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया है। आगे आने वाले दिनों में उसकी टेस्टिंग के लिए भी व्यवस्था कराने जा रहे हैं, और सिद्धार्थनगर के कृषि विज्ञान केंद्र पर और महाराजगंज के कृषि विज्ञान केंद्र पर काला नमक का आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से उनके ऊपर रिसर्च भी बढ़ाई है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर हमारा पहला वैश्विक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च राइस सेंटर, जिसका केंद्र फिलीपींस में है, मनीला में, उसका एक उन्होंने साउथ एशिया कैंपस हमारे वाराणसी के भीतर जो है वो खोलने पर उन्होंने सहमति प्रदान किया। योगी जी की सरकार ने, हमने दोनों ने मिल करके ये प्रयास किया कि एक सेंटर हमारे यहाँ आए। बनारस में वो स्थापित हो गया, वहाँ पर भी
काला नमक चावल के वैरायटी पर रिसर्च प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में जो उनकी कठिनाइयाँ थी काला नमक चावल उत्पादकों की, वैरायटी की थी, बीमारियों की थी, उनका समाधान करके, और जो ओरिजिनल जिसके भीतर एरोमा है, काला नमक की जो असली खासियत, वो इसकी पहचान है, उसकी का सुगंध, जो सुगंध लुप्त हो गई है उसको रिवाइव करके फिर से वो सुगंध स्थापित किया जाए, उसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और अभी जो 400-500 एकड़ के करीब आ गई थी सिमट करके काला नमक की खेती, अब बढ़ करके 5000 एकड़ के करीब से भी ज़्यादा पहुंच गई है। तो ये अब ग्रोइंग स्टेज पर है, ये आपको बताना चाहता हूँ। सर नो डाउट किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं जो उनको मिल रही है और इसीलिए वो तारीफ करते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन एक विपक्ष छुट्टा जानवरों को लेकर बहुत सवाल उठाता है और कई किसान परेशान भी हैं कि जो नील गाय है उससे परेशान होते हैं, फेसिंग की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम इतने हाईटेक तो हो रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है ये छोटी समस्या हो, लेकिन जो रात रात भर किसान जागकर अपनी ज़मीन को देखते हैं, खेती को देखते हैं, वो इससे परेशान है। क्या इसके लिए भी कुछ आगे की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, हमारा जोर इस बात का है कि किसान जो है अपने पशु का, खेती बाड़ी और पशुपालन ये के बिना खेती नहीं हो सकती। जमीन को ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, वो ऑर्गेनिक मैटर आएगी कहाँ से? उत्तर प्रदेश की जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, जिसके भीतर जो ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल है वो बहुत ही नीचे की ओर है, और नीचे का ओर होने का मतलब यह है कि उन उत्पादों के भीतर न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो आपके शरीर का पोषण कर सकें। और इसलिए ये हो गया है कि हमने खाली एक तरफा केमिकल फर्टिलाइजर पिछले 10-15 वर्षों से डालना शुरू कर दिया है, और वो जीवन के लिए स्वस्थ भी नहीं है, और अनेक जो बीमारियां आ रही हैं, किडनी की, लीवर की, कैंसर की, कहीं ना कहीं रासायनिक फर्टिलाइजर का उसके पीछे भी उसका योगदान है। और इसके लिए कई कॉन्फ्रेंसेज हमने कराई हैं, लखनऊ के भीतर कराया, आचार्य नरेंद्र में कराया, बांदा के विश्वविद्यालय के भीतर कराया, जो हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने आकर के उसको प्रूव किया अपनी रिसर्च को। जरूर जो जहाँ पर इस समस्या को हम बताते हैं, वहाँ पर मेरी अपील है कि किसान भाइयों के अपने ये पशु किसके हैं? ये हमारे हैं। यदि हम जो उसके गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल अपने खेतों में करते थे, हमने उसका प्रयोग करना छोड़ दिया, नतीजा ये हो गया कि हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति घटती चली गई है। उसको बढ़ाए जाने के लिए ज़रूरी है कि हम गोबर गोमूत्र के आधार पर हम अपनी खेती को आगे की ओर बढ़ाएं, और फसल अवशेष जो अभी जला रहे हैं हम, अभी बारिश हो गई, नहीं तो कई जगहों पर जहाँ कंबाइन से कट जाते हैं उनको भी जलाने का काम करते हैं। ये सभी मित्र जो कीट हैं, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो खेती के करने में सहायता प्रदान करते हैं, वो सारे डेड हो जाते हैं। एक तरफ हम उन बैक्टीरिया को रिवाइवल के प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको बहुत 85% अनुदान पर हम उनको जो बायो पेस्टिसाइड हम इनको उपलब्ध कराते हैं, और दूसरी ओर हम उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये जागरूक करना पड़ेगा कि किसान भाई उसका पशुपालन की ओर आगे बढ़ें। इसीलिए राज्य के भीतर हम लोगों ने त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम शुरू किया, सभी 75 जनपद के भीतर अगले 4 वर्षों तक चलाए जाने के लिए उसके 168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें हम आज किसान भाइयों को 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपया कुंटल बीज की उनको सब्सिडी उसके ऊपर दे रहे हैं। जी, चलिए गन्ने की भी बात कर लेते, क्योंकि हम पूर्वांचल से करके पश्चिम की तरफ चलते हैं। गन्ने पर सियासत भी होती है और उसके आंकड़ों को लेकर के बहुत बात होती है। हालांकि पूर्वांचल में भी जो गन्ना मिल बंद हो गए, चीनी मिल बंद हो गए थे, उसे आप लोगों ने शुरू किया। 3 नई चीनी मिलें आपने बनाई, 6 पुरानी चीनी मिलों को आपने शुरू किया, 38 का विस्तार किया। जहां तक पेमेंट की बात है 2.8 लाख करोड़ आपने किया, लेकिन विपक्ष जो है आप पर सवाल खड़े करता है कि भाई आप गन्ने का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं, गन्ना किसान बदहाल हैं। आखिर ये विपक्ष को ये आंकड़े क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए, ये जितना भी बीमारी है ना, सब विपक्ष की पैदा की हुई है। चीनी मिलों को बंद किसने किया? चीनी मिलों को
बेचने का, औने पौने कीमतों पर बेचने का काम किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2017 से लेकर के 2024 तक 25 एक भी चीनी मिल बेचा नहीं है, न किसी एक चीनी मिल को बंद किया है। हम लोगों ने कोशिश किया, उत्तर प्रदेश में जिस दिन योगी जी की सरकार बनी थी 8,500 करोड़ रुपए का बकाया पिछले पेराई सत्र का अखिलेश यादव जी की छोड़ के गए थे, और उसके अलावा लगभग 2,500 करोड़ रुपए का उनके पहले के 3 सालों का भुगतान बाकी था। जो उन्होंने कोड़ पाली थी उसी का हम इलाज कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हुआ है। राज्य के भीतर पिछले सेशन के भीतर 100 चीनी मिलें ऐसी रही हैं जो समयबद्ध तरीके से अपना भुगतान किया है। हम लोग जब आए थे तो उस समय 113 चीनी मिलें चलाई जाती थी। उसके पहले साल 113 चीनी मिलें चली थी। योगी जी की सरकार ने 123 चीनी मिलें चलाई हैं। हम लोगों ने उनसे 2 गुना के करीब गन्ने की पेराई किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चीनी मिलों का मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है। बंद को हम लोगों ने 3 चीनी मिल को बना करके चलाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें आपकी पिपराइच भी है, बगल की मुंडेरवा भी है। रमाला शुगर फैक्ट्री को हम लोगों ने ठीक किया, और इस साल छाता को जो बंद पड़ी हुई थी उसको भी चलाए जाने के लिए बजट के भीतर छाता। सर कुल मिला के आप कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रांतियां फैला रहे, गन्ना किसानों के लिए भी आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का लगातार सतत अनुसरण, बिल्कुल, और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो आपने अभी कहा कि वो क्यों बकाया है, कुछ फैमिली कौन सी हैं, वो फैमिली वो हैं जो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाक के बाल रहे हैं। जी सर, ठीक है। बजाज लिमिटेड, उनको मनमाने तरीके से उन्होंने उनको मिल लगाए जाने की परमिट दिया, और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि कोऑपरेटिव सेक्टर की जो चीनी मिलें थी वो कैसे बंद हो जाएं, जिससे कि इनके प्राइवेटाइजेशन हो जाए। किच्छा जैसी अच्छी शुगर फैक्ट्री को भी बर्बाद करने का काम उन्हीं लोगों ने किया। तो यह जो काम, ये जो ग्राउंड रहा है उत्तर प्रदेश का, आज उससे वो बाहर निकल चुका है। ठीक, ये हमारी चीनी मिलें जो लगभग 70 चीनी मिलें ऐसी थी जो बंद होने के पहले अपना फुल पेमेंट करके बंद हुई थी। बिल्कुल, ये आप भूल जाते हैं इस चीज़ को, जो कभी नहीं हुआ। योगी जी की सरकार ने उन सारी चीज़ों का प्रयास किया है, और प्रयास ही के परिणाम स्वरूप कहाँ पर जो है वो 16,000-17,000 करोड़ रुपए का गन्ना होता था, पिछले साल 33,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का 1 साल का गन्ने का मूल्य रहा है। ठीक है सर। तो जस्ट डबल ये जो इकोनॉमी बढ़ी है वो इसीलिए हुई है कि हमने ये प्रयास किया है कि उनका समय से भुगतान हो। तो कृषि और सेक्टर में इसके बहुत कारण विकास हो रहा है। 22-23 लाख हेक्टेयर से गन्ने की खेती बढ़ करके 29 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है। बिल्कुल। तो यदि हमारा परफॉर्मेंस खराब होता तो कैसे 29 लाख पर चले गए होते। जी बिल्कुल। तो कृषि सेक्टर में बहुत विकास हो रहा है। सूर्य प्रताप शाही उस विभाग को संभालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप हमारे मंच पर आए और तमाम सवालों का जवाब दिया। किसानों की जो शंकाएं उसको भी दूर किया कि मुआवजे की रकम कैसे मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार मंत्री जी। लेकिन